समय समय पर ब्रह्मांड कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो इतनी असंभावित लगती हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल है कि वे सचमुच घटित हुई थी या नहीं। मैं ऐसे अविश्वसनीय संयोगों की बात कर रहा हूँ कि लॉजिकल से लॉजिकल शख्स भी किस्मत पे यकीन करना शुरू कर दे। तो आज हम देखेंगे टाइम स्पेस में होने वाली गड़बड़ियों, पिक्चर परफेक्ट टाइमिंग वाली चिड़ियों और कुछ ऐसे लोगों की तस्वीरें, मूर्तियां जो अपने हमशक्ल देख चुके हैं, और साथ ही ऐसे कई तमाम इत्तेफाक जो वाकई दसियों लाख में एक आध बार होते हैं। जब तक कि लहरें हमें जुदा ना कर दें। शादी करते वक्त जब आप अपने पार्टनर को वेडिंग रिंग देते हैं तो वह महज एक ज्वेलरी नहीं होती, बल्कि जीवन भर चलने वाले प्रेम और समर्पण के संबंध की एक निशानी होती है। पर अफसोस के लोग आए दिन अपनी शादी की अंगूठियां खोते रहते हैं और जिंदगी भर चलने वाले संबंध की निशानी बीच पर एक ट्रिप मारने जैसी छोटी चीजों से भंग हो सकती है। साल 2021 में सूजन प्रायर नाम की एक महिला को ठीक ऐसे अनुभव हुआ जब नॉरफॉक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में डाइविंग करते वक्त उन्हें एक छोटी सी मुलेट मछली के शरीर में फंसी हुई किसी की खोई हुई शादी की अंगूठी नजर आई। सूजन अपनी इस खोज से बड़ी हैरान थी। मछली की फोटो खींचने के बाद वे जैसी सतह पर लौटी, उन्हें एक फेसबुक पोस्ट याद आई जो उन्होंने साल की शुरुआत में पढ़ी थी, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने उसी इलाके में अपनी शादी की अंगूठी खो दी थी। उस पोस्ट में स्थानीय व्यक्ति नेथन रीव्स ने बताया कि वहां तैरते समय उनकी अंगूठी उनकी उंगली से फिसल गई और समुद्र में डूब गई। नेथन ने गोता लगाकर अंगूठी ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बदकिस्मती से समंदर का वो इलाका मुलेट मछली से आबाद है। ये छोटी मछली अपने शरीर को समुद्र तल की रेत में धंसाकर वहां छिपे छोटे से क्रस्टेशियंस को खाकर अपना पेट भरती है। जैसे ही एक मुलेट खाना ढूंढने के लिए रेत में घुसी, बेचारी ने अनजाने में एक अंगूठी चोरी कर डाली। शायद वो अंगूठी में घुसकर फंस गई और नेथन की अंगूठी चोरी हो गई। जब सूजन को नेथन की वो फेसबुक पोस्ट दोबारा नजर आई तो उन्होंने रिंग के बारे में बताते हुए नेथन को संदेश भेजा, और तब से वो रिंग वाली मछली फिर से पकड़ने की फिराक में नॉरफॉक द्वीप की कई यात्राएं कर चुकी हैं। अफसोस की अब तक असफल रही हैं, और उनकी माने तो नेथन की अंगूठी अभी भी उस मुलेट के शरीर में फंसी हुई है, जिससे नेथन की उंगली नंगी उंगली रह गई थी और एक मछली से उनका शाश्वत संबंध बना हुआ है। इससे अजीब जोड़ी भला और क्या हो सकती भाई। बहन निकली स्टार। अक्सर कहा जाता है कि आपको अपने हीरो से कभी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ भी है कि लोग अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी से मिलने के बाद उनसे गहरे ताल्लुकात बना बैठे हों, या एक मामले में अपने आइडल के फैमिली मेंबर बन बैठे हों। और ऐसा शादी के जरिए नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ कि कैसे हुआ, बता रहा हूँ। 1987 में जेनिफर नाम की एक लड़की बिना पैरों के पैदा हुई। बड़े दुख की बात है यार। उससे भी दुख की बात यह है कि उसे जन्म देने वाले माँ बाप ने उसे किसी दूसरे को गोद लेने के लिए छोड़ दिया। जेनिफर के दत्तक माता पिता ने उन्हें अच्छी परवरिश दी, और विकलांगता के बावजूद लड़की के मन में जिम्नास्टिक के लिए एक जुनून पैदा हो गया। ये जुनून शायद जेनिफर की पसंदीदा एथलीट डोमिनिक मुचियानो से प्रेरित था। डोमिनिक एक प्रतिभाशाली टीनेजर थी जिन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में यूएसए की तरफ से भाग लिया था। मोचियानो के खेल के सभी प्रसारणों की जेनिफर बड़ी लगन से देखती और अपने बेडरूम की दीवारों पर अपनी फेवरेट स्टार के पोस्टर चिपकाती। डोमिनिक ने जेनिफर को कुशल जिम्नास्टों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया। 1998 में जेनिफर ने यूएसए एमेच्योर एथलेटिक यूनियन के जूनियर ओलंपिक में भाग लिया और विकलांगता के बावजूद मुकाबले में चौथी पोजीशन पर नजर आई। एक प्यार करने वाला परिवार और जिम्नास्टिक के जुनून ने जेनिफर का बचपन खुशहाल रखा, जिसकी वजह से ये खुद को जन्म देने वाले परिवार का ख्याल उनके मन में कभी आता ही नहीं था। फिर 2003 में उन्हें अपनी एडॉप्शन प्रक्रिया से जुड़े कागजात देखने को मिले। जेनिफर ने जैसे पन्ने पलटने शुरू किए, खुद को जन्म देने वाले माँ बाप के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें एक परिचित सा सरनेम नजर आया, मोचियान। मामले को थोड़ा और खंगालने पर जेनिफर को एक बड़ी हैरत अंगेज चीज पता चली। उनकी फेवरेट स्टार कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से बिछड़ी हुई उनकी सगी बहन थी। दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुई थी, लेकिन परिवार ने केवल उनकी बड़ी बहन को ही अपनाया, जेनिफर को नहीं। किसी जिम्नास्ट की तरह जेनिफर का दिमाग भी पलटियां मारने लगा, और अगले 4 साल तक उन्होंने डोमिनिक से कांटेक्ट करने का पूरा मामला समझ आने की हिम्मत जुटाने में बिताई। आखिरकार जेनिफर ने डोमिनिक को एक खत लिखा, और कमाल की बात है कि डोमिनिक ने तुरंत जवाब देते हुए मिलकर आमने सामने बात करने को कहा। डोमिनिक और जेनिफर की एक दूसरे से बनने लगी। दोनों ने ध्यान दिया कि उनका लुक एक जैसा है, तौर तरीका और जिम्नास्टिक के प्रति उनका जुनून दोनों को बिल्कुल एक जैसा मिलता है।
2008 में मिलने के बाद से लंबे समय से बिछड़ी हुई इन बहनों ने आपस में एक करीबी रिश्ता बना लिया। अब वे रेगुलरली एक दूसरे से मिलने जाती हैं और एक दूसरे की फैमिलीज के साथ टाइम बिताती हैं। वाकई में क्या इंस्पिरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी अपने फेवरेट पर्सनैलिटी का कोई रिश्तेदार हूं, क्योंकि मैं और मिशेलिन वाला वो आदमी काफी हद तक एक जैसे नजर आते हैं। एक जैसे दिखने वाले डैड्स। दुनिया के हर डैड के कॉफी कप पर दुनिया का सबसे अच्छा डैड लिखा होता है, लेकिन दुनिया के डैड्स के बीच की समानता इससे कहीं ज्यादा आगे होती हैं। लगभग सभी औसत डैड्स का लुक एक जैसा होता है, जिसमें कार्गो शॉर्ट्स, झड़ते हुए बाल और खराब चुटकुले शामिल होते हैं। लेकिन कुछ डैड एक दूसरे से इस कदर मेल खाते हैं कि उनमें फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। और साल 2022 में एंड्रिया हॉलैंड नाम की एक टिकटॉकर ने इस बात को पूरी तरह से सच साबित कर दिया, जब उन्होंने हुबहू एक जैसे दिखने वाले दो लोगों का ये वीडियो बनाया। एंड्रिया आराम से अपने होटल रूम की खिड़की पर बैठकर बाहर देख रही थी। तभी उन्होंने पाया कि एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी लगने वाले दो आदमी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। दोनों देखने में डेड लग रहे थे। दोनों के सर के बाल जड़े हुए थे। दोनों ने शॉर्ट्स पहन रखी थी और दोनों की नीली टी शर्ट पसीने से तर थी। इतना ही नहीं, दोनों की सीढ़ी चढ़ने की रफ्तार और पोजीशन भी बिल्कुल एक सी थी। माना कि इन दोनों बंदों में पूरे एक मंजिल का फर्क है, लेकिन इन्हें थोड़ा और दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आदमी के साथ घर चले जाएं। कला में दिखी अपनी शक्ल। पसीने में तर अधेड़ उम्र के आदमियों से सबसे अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्लासी दिखने वाले डुप्लीकेट्स की तरफ। साल 2012 में न्यू जर्सी में रहने वाले मैक्स गैल्यूपो फिलाडेल्फिया के म्यूजियम आर्ट में कलाकृतियों को निहार रहे थे, जब उनकी नजर 14वीं सदी की पोर्ट्रेट ऑफ अ नोबल मैन विद अ ड्वेलिंग गॉन्टलेट नाम की एक पेंटिंग पर पड़ी। म्यूजियम में बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स थी, लेकिन ये वाली कुछ खास थी, क्योंकि 500 साल पुरानी इस तस्वीर को देखने पर मैक्स को लग रहा था मानो वो किसी आईने में देख रहे हो। अफसोस कि उस दिन मैक्स अपनी लाल पैंट पहनकर म्यूजियम नहीं गए, वरना कोई बता नहीं पाता कि पेंटिंग कौन सी और मैक्स कौन। लेकिन किसी म्यूजियम में अपना हमशक्ल देखने के मामले में मैक्स अकेले नहीं है। इस बंदे को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में अपने हमशक्ल नजर आया, जब उसने देखा कि 1884 की एक तस्वीर में बने आदमी की शक्ल और हेयर स्टाइल हूबहू उनके जैसी थी। म्यूजियम जाने वाले एक दूसरे शख्स को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ, जब उन्होंने पाया कि गुफा मानव के एक बच्चे की मूर्ति की शक्ल भी उनके जैसी थी। इसी तरह बंदे ने पाया कि रोमन सम्राट हेड्रियन की ये सदियों पुरानी मूर्ति एकदम उनके जैसी थी, मानो किसी ने मूर्ति को इंसानी रंग में रंग डाला हो। अगर इन लोगों को कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो तो उन्हें बस ये सोच लेना चाहिए कि सदियों पहले किसी कलाकार ने उनकी तस्वीर कला के तौर पर बनाई थी। फरिश्ता बनकर आई चिड़िया। जहां तक मुझे पता है, सीगल चिड़िया लोगों का सैंडविच लेकर भागने, उनकी बीच टॉवल पर खाना पकाना करने के अलावा और कुछ नहीं करती, पर कभी कभी वो लोगों के काम भी आ जाती। साल 2018 में एक सीगल ने सोचा कि उसकी प्रजाति ने इंसानों को बड़ा परेशान किया है, सो क्यों ना किसी शख्स की मदद करते हुए उसका चालान काटने से बचा लिया जाए। ये बंदा स्पीड लिमिट से बहुत तेज चल रहा था और स्पीड कैमरा की पकड़ में आ गया। तभी इन वक्त पर यह सीगल चिड़िया उड़ते हुए आई और कार की नंबर प्लेट को पूरी तरह से ढक लिया। कैमरा द्वारा तस्वीर खींचे जाने के एन पल पे ही चिड़िया के लेंस के सामने आ जाने की संभावना बहुत ही कम है। पर यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी चिड़िया ने तेज चलने वालों का चालान कटने से बचा लिया हो। इस ड्राइवर का चालान कटने से एक बहुत ही छोटी चिड़िया ने बचाया, जो एकदम परफेक्ट टाइम पर आ गई और कार की नंबर प्लेट को छिपा दिया। जब इस तस्वीर को इंटरनेट पर डाला गया तो लोगों ने बताया कि असल में यह ऑस्ट्रेलिया से आई हुई एक इंडियन मैना थी। इंटरनेट की जनता ने ड्राइवर का नुकसान होने से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए इन नन्हे मेहमानों की जमकर तारीफ की। तोप से सटीक निशाना। तेज रफ्तार कारों से अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा भारी भरकम गाड़ियों की तरफ। सेना के किसी टैंक से राइफल जैसा सटीक निशाना लगा पाना असंभव है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी टैंक की क्रू के एक सदस्य ने ठीक ऐसा ही किया, जब उसने मैदान जंग में यह हैरतअंगेज शॉट हासिल किया। यह तस्वीर वो नज़ारा दिखाती है जब जर्मनी के एक टाइगर एक टैंक की नाल से एलाइट सेना के एक तोप ने बीचों बीच से उड़ाकर टैंक को मैदान के बाहर कर दिया। इस तरह का निशाना लगने के चांस दसियों लाख में से मात्र एक के बराबर होता है। पर मेरी माने तो गोला दागने वाले ने निशाना जानबूझकर नहीं लगाया होगा, बल्कि वो टैंक की बॉडी को टारगेट कर रहा होगा। ये कमाल का शॉट भले गलती से लग गया हो, लेकिन टाइगर 1 में बैठे सैनिकों के लिए गलत निशाना किसी जीवन दान से कम नहीं था और उन्हें एलाइट सेना के सैनिकों को दिल से थैंक यू बोलना चाहिए।
भिनभिनाता बॉडीगार्ड। जब भी न्यूज़ खोलो उस पर युद्ध या गंदी राजनीति की चर्चा होती है, जैसे देखकर लगता है मानो दुनिया भर के इंसान आपस में बुरी तरह बटे हुए हैं। पर एक जज्बात ऐसा है जो दुनिया के हर इंसान को एक कर सकता है, और वो है मच्छरों के प्रति जबरदस्त नफरत। ये छोटे कीड़े सदियों से इंसानों को तंग करते आ रहे हैं, और कोई हैरानी की बात नहीं है कि दूसरे जानवर भी इससे काफी परेशान होते हैं। तो ये साझा नफरत इंसान और जानवरों के बीच एक संबंध सा कायम करती है। और 2018 में ये संबंध एक रेडिएटर के काम आया, जब एक ड्रैगन फ्लाई उसके हाथ पर बैठे मच्छर को चट कर गई। इससे पहले कि मच्छर बंदे को काट पाता, ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं है कि मच्छर हमारे रेडिएटर को काट पाता, उससे पहले ड्रैगन फ्लाई आकर उसे खा गई। यानी अगली बार जब गर्मियों के मौसम में मच्छरों की जनसंख्या ज्यादा हो जाए, तो मच्छरदानी या मॉस्किटो क्रीम खरीदने की जगह एक ड्रैगन फ्लाई ले आइएगा। मुफ्त की सवारी। जब मैंने शुरू में ड्राइविंग सीखी तो मॉम ने मुझे 2 चीजें दी, लटकाने वाली गुलाबी रंग के 2 पासे और एक सख्त चेतावनी कि कभी किसी को लिफ्ट नहीं देनी है। लोग मानते हैं कि लिफ्ट लेने वाले अक्सर पागल या बदमाश टाइप के होते हैं, पर कभी कभी मेरी माँ के इस नियम में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे साल 2021 में जोसलिन एंडरसन ने इस क्यूट से प्राणी को मुफ्त की सवारी का लुत्फ उठाने के लिए क्लिक किया। ये नन्ही सी चिड़िया है रेड विंग ब्लैक बर्ड, उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक प्रजाति जो अपने घोंसले और बच्चों के पास आने वाले घुसपैठियों के प्रति बड़ी आक्रामक होती है। जब ये चील अपने घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करती है, इस वक्त छोटी चिड़िया के घोंसले से ज्यादा नजदीक चली गई, तो नन्ही चिड़िया ने मुकाबला करने की ठानी और चील का पीछा किया। पीछा करते हुए नन्ही चिड़िया चील के पंजों में फंसी, लकड़ी पर जा बैठी और उस पर बैठकर उड़ते हुए चील को अपने बच्चों से काफी दूर तक छोड़ाई। दोनों चिड़ियों के आकार में अच्छा खासा फर्क होने के बावजूद ब्लैक बर्ड ने सिचुएशन को बड़ी हिम्मत से हैंडल किया और साबित किया कि डेविड और गोलियत की इस कहानी में एक माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। 2 पीढ़ियां बचा ली। बात चाहे कलर की हो या फेवरेट स्पोर्ट्स टीम की, बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से बहुत सारी चीजें विरासत में सीख जाते हैं। अपने बच्चों में खुद अपने जैसी आदतें देखकर काफी अच्छा लगता होगा, पर अफसोस की जरूरी नहीं है कि ऐसा होना हमेशा अच्छा ही हो, खासकर अगर उस आदत के चलते आपका बच्चा बार बार पानी में गिर रहा हो। 1988 में जू वीफिंग नाम के आदमी ने जियांगसू चाइना में स्थित अपने घर के ठीक बाहर से बहने वाली नदी में कुछ शोर शराबा सुना। जब वे भागते हुए बाहर गए तो पाया कि एक बच्चा पानी में बस डूबने वाला था। जू ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और बच्चे को सही सलामत खींचकर बाहर ले आने के लिए उसके पेरेंट्स के पास घर भेज दिया। आम परिस्थितियों में जबरदस्ती हीरोगिरी वाली ये कहानी किसी की जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, लेकिन जू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 30 साल बाद साल 2018 में अब 80 साल के हो चुके जू को अचानक से लगा कि मानो वे कोई पुराना सपना देख रहा हूं। वह अपने गार्डन में बाहर गए और पाया कि 8 साल का एक बच्चा उसी नदी में डूब रहा था। काफी बूढ़े हो चुके होने के बावजूद जू बच्चे को बचाने में कामयाब रहे और उसे पानी से निकालने के बाद फौरन एम्बुलेंस की खबर की। अगले दिन जब जू ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे का हाल चाल जानने के लिए उसका नाम पता करना चाहा, तो एकदम हिला हुआ सा महसूस करने लगे। 8 साल का ये बच्चा उसी बच्चे का बेटा था जिसे जू ने 30 साल पहले डूबने से पहले बचाया था। शायद डेयरिंग के साथ साथ स्विमिंग की खराब स्किल्स इसे खानदान में मिली हैं। इस किस्से की माने तो जू ने अपनी हिम्मत की बदौलत इन लोगों की पूरी 2 पीढ़ियां खत्म होने से बचा ली। वो कहते हैं ना कि सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। ये अलग बात है कि उससे बार बार जू वाली नदी में ही नहीं गिरना चाहिए था। एहसान चुकाना। 2 बच्चों को डूबने से बचाने के लिए जबरदस्त बहादुरी की जरूरत होती है, लेकिन जू ऐसे इकलौते हीरो नहीं है। ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया के डॉक्टर माइकल शेनन जैसे किसी बाल रोग विशेषज्ञ के लिए जिंदगियां बचाना रोजमर्रा के काम का हिस्सा है। अपने ऑफिस जाकर बीमार बच्चों का इलाज करना एक बहुत ही सुकून पहुंचाने वाला पेशा है, लेकिन डॉक्टर शेनन को बच्चों की जिंदगियां बचाने से मिलने वाली संतुष्टि से भी कहीं ज्यादा बड़ा तोहफा मिला जब उनके एक भूतपूर्व पेशेंट ने बड़े होकर अपनी जिंदगी का एहसान चुकाया। मैं समझाता हूँ कैसे। 1981 में डॉक्टर शेनन ने समय से पहले पैदा होने वाले किसी ट्रोकी नाम के एक बच्चे की जान बचाई, जिसका वजन महज 3.2 पाउंड था। बच्चे को स्टेबल करने और उनकी सेहत बनाए रखने के लिए उस दिन डॉक्टर ने 24 घंटे काम किया। डॉक्टर शेनन के लिए काम पर बीता महज एक मामूली सा दिन था, जिसके बारे में वो जल्दी भूल गए, जब तक कि 30 सालों बाद उनका क्रिस से दोबारा सामना नहीं हुआ। 2011 में डॉक्टर शेनन हाईवे से कहीं जा रहे थे जब उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। शेनन के बचने की उम्मीद बहुत ही कम लग रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से आपातकालीन सेवाएं जल्दी मौके पर आ गईं और एक
पैरामेडिक ने दरवाजा काट कर डॉक्टर को बाहर निकालकर फिर उसे खींचते हुए सेफ जगह तक ले आए। शैनन 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे और उस दौरान जब उन्हें बचाने वाला पैरामेडिक उनसे मिलने के लिए आया तो अपना परिचय देते हुए उसने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस ट्रॉकी है, वही बच्चा जिसकी डॉक्टर शैनन ने 30 साल पहले जिंदगी बचाई। दुर्घटना के वक्त ही पैरामेडिक को पता चल गया था कि उसने जिस शख्स की जान बचाई थी वो डॉक्टर शैनन थे। साफ था कि क्रिस के माता पिता ने सुनिश्चित किया था कि उनका बेटा उस आदमी का नाम कभी ना भूले जिसने उसे जीने का मौका दिया। क्रिस और डॉक्टर शैनन दोनों ही हैरान थे और क्रिस ने डॉक्टर की जान बचाकर अपनी लाइफ का 30 साल पुराना एहसान अदा कर दिया। बहादुरी के इस बंधन में बंधने के बाद क्रिस और शैनन में गहरी दोस्ती हुई। डॉक्टर शैनन आज भी एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं और क्रिस के बाद अब उनके नवजात बेटे का इलाज भी करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा बड़ा होकर किसी तरह डॉक्टर शैनन के बच्चे की जान बचा ले। डोमिनिकन डुप्लीकेट। कबूतर जैसे इंसानों से लेकर स्कूबा डाइविंग करते हुए सिक्योरिटी गार्ड तक, जब आप गूगल मैप खोलकर स्ट्रीट व्यू पर जाते हैं तो आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आपको दुनिया की सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। 2020 में अमेरिकन ट्विच स्ट्रीमर सिम कॉप्टर ने यह चीज खुद महसूस की जब उन्हें गूगल मैप पर कुछ बहुत ही अजीब और गरीब नजर आया था जो उनका हूबहू जुड़वा था। What? Bro. सिमकॉप्टर ट्विच पर तरह तरह के गेम स्ट्रीम करते रहते हैं और 2020 में वे जियो गेसर नाम का एक मशहूर गेम खेल रहे थे जो आपको स्ट्रीट व्यू के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में ड्रॉप कर देता है और आपको अपने इर्द गिर्द चीजें देखकर बताना होता है कि आप कहां पर हैं। जब सिमकॉप्टर को किसी अनजान शहर की एक बिजी सड़क पर ड्रॉप किया गया तो अपनी लोकेशन पता करने के लिए रोड साइन या बिल्डिंग वगैरह की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हूबहू उनके जैसा दिखने वाला एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा था जिसके कपड़े और दाढ़ी के बाल उनसे हूबहू मेल खा रहे थे। सिमकॉप्टर ये देखकर एकदम से दंग रह गए और अपनी लोकेशन गैस करने के बाद जब उन्होंने सही आंसर देखा तो पाया कि उनका ये डुप्लीकेट डोमिनिकन रिपब्लिक में रहता है। ध्यान रहे, जियो गेसर आपको दुनिया के किसी भी कोने में ड्रॉप कर सकता है और उस जगह अपने हमशक्ल से रूबरू होने के चांसेस बड़े कम है। उस हमशक्ल द्वारा उस दिन ठीक आप जैसे कपड़े पहनने के असंभव संयोग की तो बात ही मत कीजिए। कोई हैरानी की बात नहीं है, कुछ लोगों को सिमकॉप्टर के इस अनुभव पर बड़ी मुश्किल से यकीन होता है। एक और जहां पश्चिमी दुनिया के यंग लोग खुद की तलाश में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करते हैं, वहीं सिमकॉप्टर को ऐसा करने के लिए सिर्फ कैरिबियन की एक फ्लाइट पकड़नी होगी बस। कार्मेक्स ट्यूब जैसा हुलिया। वार्डरोब मॉल फंक्शन की घटनाएं और लगातार बदलते ट्रेंड फैशन की दुनिया को एक बहुत ही आपाधापी वाली जगह बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नंगा घूमता हूं, लेकिन सबके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता। और साल 2019 में ट्विटर यूजर पॉजिटिव हर ने अपने दोस्त को भी एक ऐसी ड्रेस पहनते हुए क्लिक किया जो उसे बिल्कुल एक लिप बाम की ट्यूब जैसा लुक दे रही थी। It's just about right. Just about right. पॉजिटिव हर और उनकी दोस्त जब कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुई तो पॉजिटिव ने गौर किया कि उनके दोस्त की ड्रेस का चटक पीला रंग और लाल बाल बिल्कुल उनके बैग में पड़े कॉमिक्स ट्यूब जैसा लग रहा था। जैसे देखने के बाद आप भी ये बात मानेंगे। वैसे ये लिप बाम होठों को मुलायम बनाने के काम आता है, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये क्लिप वायरल होने के बाद उनकी सहेली के होठों से 2-4 अच्छी गालियां जरूर निकली होंगी। मशहूर नामों की अजब गजब पोजीशन। दुनिया के ज्यादातर टॉप सेलिब्रिटीज का नाम खुद अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है जिसे डिजाइनर, परफ्यूम और मेकअप कंपनियां अपने प्रचार में यूज करती हैं। नतीजा ये होता है कि हर जगह बोर्ड्स और टीवी एड्स पर नजर आने वाले ये ब्रांड हर घर तक पहुंचते हैं। पर कभी कभार फेमस से फेमस ब्रांड का नाम भी ऐसी जगहों पर नजर आता है कि क्या ही बताएं। टेलर स्विफ्ट जैसी मशहूर हस्तियों को ज्यादातर प्राइवेट जेट और लिमोजिन के साथ जोड़ा जाता है। सो जाहिर है कि इन पुरानी खचाड़ा ट्रकों पर उनका नाम देखकर लोगों को हैरानी होती होगी। ऐसा नहीं है कि टेलर स्विफ्ट ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पैर जमाने का फैसला किया है। ये महज इत्तेफाक है कि 2 अलग अलग नाम वाली कंपनियों के ट्रक ठीक अगल बगल में खड़े हुए और टेलर स्विफ्ट का नाम बन गया। पर ऐसा नहीं कि ये किसी अजीब और गरीब जगह पर नजर आने वाला इकलौता इत्तेफाक है। मारियो और लीगो 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही सुपर पावर देने वाले मशरूम का ख्याल आता है। पर अफसोस कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में संयोग से एक दूसरे के ठीक बगल में बनी ये 2 दुकानें सिर्फ कबाब और ब्रेड ही परोसती हैं। इन 2 दुकानों को उनके नाम के चलते बड़ी शोहरत मिली और जब ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई तो इन्हें देखने के लिए लोगों का तांता सा लगने लगा।
इससे पहले कि आप मैनचेस्टर की फ्लाइट बुक करके इन दुकानों को देखने पहुंचे, आपको बता दें कि इतनी सारी पब्लिसिटी से एक दो दुकानों के बीच दुश्मनी बढ़ गई और साल 2016 आते आते दोनों ही दुकानों ने अपना नाम चेंज कर लिया। आसमान से गिरे खजूर में अटके, मारियो और लिगी दुनिया के अब तक के सबसे मशहूर वीडियो गेम कैरेक्टर्स में शुमार किए जाते हैं और मैनचेस्टर के रेस्टोरेंट के अलावा इन भाइयों ने हैलोवीन कॉस्ट्यूम और मूर्तियों समेत कई चीजें प्रभावित की हैं, जिसमें नाली में कूदकर इन भाइयों की नकल करती हुई एक भैंस भी शामिल है। पर अफसोस ये नाली रानी के किले तक नहीं जाती और जब भैंस इसमें गिरी तो उसकी बड़ी सींग नाली की दोनों कगर में फंस गई। भैंस नाली में एकदम परफेक्टली फिट हो गई, मानो बैठी हुई हो, और उसका सिर नाली से बाहर निकला हुआ था। भैंस जरा भी हिलडुल नहीं पा रही थी, लेकिन इसी ने शायद उसकी जान बचा ली। जब उधर से गुजरते हुए लोगों ने भैंस को इस तरह फंसा देखा तो उसकी सींग पकड़कर रस्सी से खींचते हुए किसी तरह बाहर निकाल लिया और बेचारे भैंस की जान बच गई। नजरों का धोखा। आज भले ही देखने में मैं किसी गोल मटोल गेंद सा लगता हूँ, पर किसी जमाने में मैं बड़ा फिट था और प्रोफेशनल भी बन सकता था। पर अफसोस मेरे घुटने की चोट, खेल कूद में लगने वाली चोट के चलते हजारों एथलीट को हर साल पेशे से बाहर होना पड़ता है और ट्रैक और फील्ड की दुनिया में शायद ही कोई खेल जैवलिन थ्रो से ज्यादा खतरनाक हो। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको एक भाले को जितनी हो सके उतनी दूर फेंकना होता है। ऐसे किसी इवेंट में बहुत से हादसे हो सकते हैं और साल 2022 में जब ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई, बहुत से लोगों को लगा भाला बंदे के सिर के आर पार हो गया। लेकिन इससे पहले कि आप डर के मारे उल्टी करें, बता दें असल में ये नजरों का धोखा है। पहली नजर में लगता है कि भाला एस्टोनियन जेवलिन थ्रोअर मैग्नस कर्ट के चेहरे पर आकर आर पार हो गया, पर असल में उनके चेहरे पर पड़ने वाली भाले की परछाई के चलते ऐसा लग रहा है। कितने कमाल की बात है कि परछाई ठीक भाले के एंगल से मेल खाती है और तस्वीर भी एकदम सटीक मौके और एंगल पर ली गई। ये इतनी परफेक्ट है कि अगर मैग्नस किसी दिन भाला फेंकते हुए बोर हो जाए तो वे जादूगरी में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। कॉमिक्स की दुनिया के संयोग। हर सुपर हीरो को एक दुश्मन जरूर चाहिए होता है और कॉमिक्स की दुनिया में मार्वल और डीसी की प्रतिस्पर्धा से बढ़कर मुकाबला शायद कोई और होगा। सुपर हीरो कॉमिक्स में टॉप स्पॉट पाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच 1930 के दशक से मुकाबला हो रहा है और इत्तेफाक से दोनों कंपनियों की शुरुआत एक जैसी हुई। दोनों की कुछ बड़े सुपर हीरोज की जड़ें न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल से जुड़ी हुई हैं। न्यूयॉर्क का डेविड क्लिंटन हाई स्कूल बहुत सी मशहूर शख्सियतों का स्कूल हुआ करता था, जिसमें मार्वल के क्रिएटिव टीम लीडर स्टैन ली और बैटमैन के निर्माता बिल फिगर और बॉबी केन जैसे नाम शामिल हैं। सब फिगर और केन एक ही बैच के थे और 1933 में पास आउट हुए थे। वहीं स्टैन ली 1939 में स्कूल के पास आउट थे। यानी कॉमिक्स की दुनिया के कुछ सबसे जाने माने कलाकारों ने डेविड स्कूल के आर्ट डिपार्टमेंट में लगभग एक दशक लंबा समय बिताया, जो उसे वाकई हैरतअंगेज बनाता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि डेविड स्कूल के बैचेस का साइज बड़ा हुआ करता था, जो 20वीं सदी के मध्य में 900 स्टूडेंट्स के बराबर था और 1930 के दशक में स्कूल कुल 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। जब किसी स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर है उनमें कुछ आगे जाकर नाम करेंगे। फिर भी ये बड़े कमाल की बात है कि दुनिया के दो सबसे ज्यादा जाने पहचाने और लोकप्रिय सुपर हीरोज बैटमैन और स्पाइडरमैन को बनाने वाले बंदे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो एक पिटिशन शुरू करने जा रहा हूं मैं, क्यों ना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम को डेविड क्लिंटन स्कूल का कंपलसरी यूनिफॉर्म बना दिया जाए। तो आज के लिए बस इतने संयोग काफी हैं। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी हैरत अंगेज गुदगुदाने वाला संयोग हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।